हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को। तो जिसमें हम मोस्टली सेक्शन 6 तक जो है सारे सेक्शंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कुछ आगे के सेक्शंस, जो कि जनरली गाइज यही बताता है कि क्या क्या जो है लिमिटेशंस या फिर रिस्ट्रिक्शंस, साथ के साथ क्या क्या कंडीशन इम्पोज्ड है ऑन द बैंकिंग कंपनी। इस वीडियो में अगर बैंकिंग कंपनी को के लिए बैंक वर्ड यूज करूंगी तो आप ये समझ लेना कि वो बैंकिंग कंपनी ही है, क्योंकि इट इज इजी फॉर मी टू प्रोनाउंस इट एज बैंक। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक एंड दैट इज सेक्शन 7। ये सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन है या फिर आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है इन वीडियोस में ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो सेक्शन 7 क्या कह रहा है? यूज ऑफ वर्ड बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू बी यूज्ड बाय एनी इंडिविजुअल कॉर्पोरेट, या फिर किसी कॉर्पोरेट के द्वारा। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, किसी भी जो कोई भी कंपनी है अदर देन बैंक्स, वो ये वर्ड्स जो हैं यहाँ पर जो लिस्ट बताई गई है ये वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, या फिर आप खुद भी अपनी कोई भी कंपनी नहीं बना सकते या खुद भी वो वर्ड यूज नहीं कर सकते जो ऊपर हमने लिस्ट पढ़ी है। एक्सेप्शन बताई गई है, किसे नहीं रोका गया? सब्सिडरी टू बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग कंपनी की सब्सिडरी है, एंड सेकंड एनी एसोसिएशन ऑफ बैंक्स। ये दो जो है एक्सेप्शंस है सेक्शन 7 की। सो सेक्शन 8 क्या कह रहा है? प्रोहिबिट द ट्रेडिंग विच आर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अल्टर, सेलिंग और बार्टरिंग दी गुड्स। तो हम ये नहीं कह सकते बैंक को कि तुम जाकर सब्जी लेकर आओ बैंक के एम्प्लॉयज़ को, या फिर तुम जाकर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को पे करो। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें वही चीज़ों में डील करने को कह सकते हैं जो कि ये एक्ट जो है बताता है कि तुम इन सिक्योरिटीज़ में डील करो। जैसे कि ये क्लियर हो रहा है इसकी एक्सेप्शन से। तो कोई भी ऐसी ट्रेडिंग जो कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या फिर सेलिंग या फिर अल्टरिंग और या फिर बार्टरिंग दी गुड्स से हो तो वो क्या है? प्रोहिबिटेड। सेक्शन 10 क्या है? वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी बाय बैंक इटसेल्फ। तो सेक्शन 11 कहता है मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है फॉर द डोमेस्टिक बैंक्स 5 लाख होनी चाहिए, फॉरेन के लिए 15 लाख और मेट्रोपॉलिटन के लिए 20 लाख होनी चाहिए। आरबीआई की गाइडलाइंस जो है गाइस वो हर रोज अपडेट आता रहता है। तो इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 500 करोड़ की जो है उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो सेक्शन 12 जो है वो यही कहता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल या फिर पेड अप कैपिटल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है शेयर कैपिटल के बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता फिर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आप इस पर एक डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है ऑथराइज कैपिटल? वो शेयर कैपिटल जो कि शेयर कैपिटल या फिर कोई और कैपिटल जो कि बैंक जो है ऑथराइज्ड है बाय दी, मतलब अथॉरिटी दी गई है उसे कि तुम इतने रुपए तक जो है ऑथराइज्ड कैपिटल को इशू कर सकते हो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? अब जब जो है बैंक ने इशू कर दी सारी कैपिटल, ठीक है, तो उनमें से कौन कौन सी लोगों ने कितनी जो है कैपिटल को सब्सक्राइब किया है? पेड अप कैपिटल। अब जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है उनको हमने कहा कि तुम हमें इतने रुपए जो है पेड करो, पे अप करो। तो अब जितनों ने पे किया है जितनी कैपिटल के लिए तो वो होती है पेड अप कैपिटल। तो इनकी रेशो जो है 4:2:1 होनी चाहिए, जो कि एक्ट बताता है। या हम ये भी कह सकते हैं एटलीस्ट 1/2 ऑफ द ऑथराइज कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एंड 1/2 ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? पेड अप कैपिटल। तो सेक्शन 13 क्या कहता है? 13 फिक्स्ड रेट ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज एंड अंडरराइटिंग नॉट मोर देन 2.5%। सेक्शन 14 कहता है प्रोहिबिशन ऑन क्रिएटिंग चार्ज ऑन अनपेड कैपिटल। अनपेड कैपिटल वो होती है जो कि पे नहीं की गई अभी बाय दी सब्सक्राइबर्स, तो उस कैपिटल पे जो है हम चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते बैंक जो है।
तो नो क्रिएशन ऑफ चार्ज और अनपेड कैपिटल। सेक्शन 15 जो है वो यही कहता है डिविडेंड जो है सिर्फ और सिर्फ तभी अलाउ हो सकता है बिफोर द डिविडेंड राइट ऑफ ऑल द कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड ब्रोकरेज। सेक्शन 16 क्या कहता है, नो कॉमन डायरेक्टर ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी। एक बैंकिंग कंपनी का जो दो बैंकिंग कंपनीज के जो है कॉमन डायरेक्टर नहीं हो सकते। हालांकि कुछ नोटिफिकेशंस जो हैं हर रोज आते रहते हैं, तो ये मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को ही समझा रही हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर एक ट्रिक भी लिखी हुई है, अगर आपको जो है ये सेक्शंस नहीं याद हो रहे तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सेक्शंस याद करने हैं। ये जो सी पर मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये एक सिमिट्री में चलते हैं। तो 14, 15, 16 जो है आपके अब सेक्शंस याद रहेंगे आपको, क्योंकि इन तीनों में ही C फॉर क्रिएटिंग चार्ज and C for in 15 capitalized expenses and C for common director under section 16 जो है अब आपको ये याद रहेंगे। तो आगे हम देखते हैं सेक्शन 17 जो है फिर से अगेन C। तो क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड जो है मिनिमम 20% होना चाहिए। सेक्शन 18 अगेन C, क्रिएशन ऑफ CRR जो है वो जितना भी रेट प्रिस्क्राइब्ड होगा तो उतनी ही होनी चाहिए। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ, ये उम्मीद करके ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको जो है कॉमर्स के कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट कर सकते हैं, साथ के साथ हमें कह सकते हैं कि हम इस पर एक वीडियो बनाएं। तो सेक्शन 19 जो है वो यही कह रहा है पावर ऑफ बैंकिंग कंपनी टू ओपन इट्स सब्सिडरी, बिल्कुल पावर दी गई है बैंकिंग कंपनी को। सेक्शन 20 कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांसेस। अब जो है बैंक जो है अपने ही जो शेयर्स हैं उन पर जो है लोन नहीं दे सकती। कोई बंदा कह दे कि मैं आपको आपकी ही बैंक के शेयर्स जो है एज ए सिक्योरिटी दे रहा हूँ, आप उस पर हमें लोन दीजिए, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है ये। सेक्शन 21 कह रहा है कि अब आरबीआई की क्या पावर है, ठीक है। इसके आगे जो सेक्शंस हैं वो आरबीआई की पावर से कुछ डील करते हैं। तो आरबीआई इज पावर टू डिटर्मिन द मार्जिन्स, भी कितना मार्जिन रखना है, जैसे कि आपने कितनी सिक्योरिटी कितना लोन लेना है और उसके साथ साथ कितनी जो है सिक्योरिटी रखनी है, उसका मार्जिन देखना है। सेकंड इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स करना है। थर्ड अमाउंट एट विच लोन ग्रांटेड, वो भी देखना है। तो सेक्शन 22 जो है वो यही बताता है कि लाइसेंस जो है बैंकिंग कंपनी के लिए मस्ट है। अगर जो है वो इंडियन कंपनी है, इंडिया की बैंक है, तो फिर जो कंपनी है उसके जो है अकाउंट्स भी चेक हो सकते हैं। अगर जो है फॉरेन कंपनी की बैंक, तो फिर ये देखना है हमने सिर्फ और सिर्फ कि क्या वो जो उस एक्ट के तहत जो बनी है बैंक उसको फुलफिल भी कर रही है कि नहीं। अगर अब कुछ प्रोविजंस बताई गई हैं रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, कौन सी हैं, अगर जो है इफ डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स या फिर डिपॉजिटर्स, ठीक है। इफ वॉयलेटिव एनी एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो कि उस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की प्रोविजन को वॉयलेटिव कर रहा है, या फिर इफ सीज टू बैंकिंग कंपनी, वो अपने बैंकिंग कंपनी ही नहीं रही, तो फिर क्या है, कैंसिल कर दिया जाएगा उनका लाइसेंस। सेक्शन 23 जो है वो यही बताता है चेंज द प्लेस ऑफ द ऑफिस, अगर कोई भी ऑफिस चेंज करना है बैंक ने तो फिर आरबीआई जो है सिर्फ उसकी मंजूरी से ही हो सकता है। 24 कहता है मेंटेन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR एज प्रिस्क्राइब्ड। इस टाइम पे जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 19% है वो, तो आप जब भी वीडियो को देखें तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि कितनी SLR है। एंड इफ फेलर टू मेंटेन, अब मान लीजिए बैंक ने मेंटेन नहीं की अपनी SLR, तो फिर पेनल्टी लगेगी उसे, सज़ा मतलब एज सज़ा हम इसे पेनल्टी कहते हैं। तो फिर अगर जो है उसने एक दिन का डिले कर दिया, फर्स्ट डे में क्या पेनल्टी होगी, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका उसके साथ साथ 2% और मिलाकर जो है पेनल्टी लगेगी। सेकंड डे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 3%। तीसरे दिन में उन्होंने सीधा क्या करना है, लीगल एक्शन लेना है। अगर जो है वो बड़ी बैंकिंग कंपनी है नॉट एबल टू मेंटेन SLR, तो फिर वो नोटिफिकेशन देगी टू द आरबीआई फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द 1 मंथ।
तो उसे 1 मंथ के विद इन जो है ये प्रोवाइड करनी होगी, SLR मेंटेन करनी होगी। तो आगे जो है सेक्शन 26 जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेबल डिपॉजिटर्स, तो फिर ये सेक्शन जो है जनरली उन डिपॉजिटर्स की बात कर रहा है जिनका कोई भी अता पता ना हो या फिर वो अपने अकाउंट्स में जो है ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे। तो फिर 10 साल के बाद, ठीक है, अगर कोई भी न्यूज़ ना हो डिपॉजिटर के बारे में, कोई ट्रांजैक्शन ना हो, तो फिर वो अमाउंट यूज़ की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी, एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, किसी भी जो है एक जैसे कि जो NGO का काम करते हैं या फिर जो भी पर्पस है फॉर द प्रमोशन ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, तो उसमें जो है अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर दी जाएगी। अब प्रोसीजर देखते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा पर फिर भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए मिस्टर राम है, तो उसका अकाउंट है इन XYZ बैंक में, ठीक है, तो उसके अकाउंट में 5,000 रुपया है। अगर जो है उसने 6 महीने में 5,000 जमा कराने के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की, तो उसके अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, पार्टली फ्रीज कर दिया जाएगा, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कर सकता है, डेबिट कुछ नहीं कर सकता। आफ्टर 6 मंथ, अब इसके बाद भी उसने जब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की तो उसका क्या अकाउंट कर दिया जाएगा, फुल्ली फ्रीज कर दिया जाएगा। उसके 2 साल बाद क्या है, इनएक्टिव कर दिया जाएगा उसका अकाउंट। एंड 7 साल के बाद क्या है, उसे ऐसा माना जाएगा कि वो पर्सन जो है डेड है। एंड 10 साल के बाद जो है फंड्स यूज्ड फॉर द अवेयरनेस ऑफ द डिपॉजिटर या फिर किसी भी चैरिटी या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए जो है वो यूज कर लिया जाएगा। अब जो है RBI की पावर्स भी हम देख सकते हैं अगले सेक्शंस में। सेक्शन 28 कहता है पब्लिश करनी है इंफॉर्मेशन बाय RBI फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जैसे कि बजट ऑफ बैंकिंग कंपनी इन द न्यूज़पेपर। अकाउंट्स बनाने हैं वो भी पब्लिश करने हैं। ऑडिटर जो है वो अकाउंट्स बनाएगा, साथ के साथ रिटर्न भेजनी है विद इन द 3 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इंस्पेक्शन कर सकती है RBI। एंड सेक्शन 35A जो है वो देता है पावर टू गिव द डायरेक्शंस टू द RBI। सो ये तो था कुछ जो है जनरल ओवरव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फ्रॉम सेक्शन 7 टू सेक्शन 35A। तो बाकी के जो वीडियो कंसेप्ट हैं या फिर बाकी के जो सेक्शंस हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।